प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दीक्षा क्लासेस के इस भव्य डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप पीछे थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज से हम राजस्थान के विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्नों की एक बहुउपयोगी श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो इस श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला या करने वाले जिले इनमें से कौन से हैं? क्या राजसमंद है, कोटा है, धौलपुर है या तीनों ही जिले मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा को साझा करते हैं? यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि 2 बार सीमा साझा होनी चाहिए। जहाँ तक राजसमंद जिले की बात है, तो राजसमंद तो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, बल्कि ये राज्य का एक अंतर्वर्ती जिला है। 8 जिले जो हैं वो किसी भी पड़ोसी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं, तो राजसमंद तो नहीं है। अब पीछे बच गए कोटा और धौलपुर। इसका मतलब ये भी हो गया कि चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी भी नहीं होंगे। अब देखते हैं कोटा को। धौलपुर और कोटा दोनों ही मध्य प्रदेश के साथ सीमा तो बनाते हैं, परंतु क्या दोनों ही 2 बार सीमा बनाते हैं या इनमें से कौन सा जिला 2 बार सीमा बनाता है? ये हमारा राजस्थान है और ये पूरी बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ है। ये बॉर्डर हमारी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के साथ है और जैसा कि आप जानते हैं, ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा भी है हमारी मध्य प्रदेश के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर धौलपुर आया हुआ है, देन करौली और उसके बाद सवाई माधोपुर जिला मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करता है। और उसके बाद में यहाँ पर कोटा जिले की सीमा है और कोटा जिला इस तरीके से आया हुआ है, ये कोटा जिला फैला हुआ है और कोटा के बाद में वापस ये 12 जिले के साथ सीमा है मध्य प्रदेश की, ये झालावाड़ है और फिर वापस कोटा आता है। यानी कोटा इधर से भी आ रहा है और कोटा इधर से भी आ रहा है, जबकि ये वाली बॉर्डर केवल धौलपुर जिले के साथ एक बार ही आती है मध्य प्रदेश के साथ। तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर होगा कोटा। यानी कोटा जिले के साथ मध्य प्रदेश राज्य की, या यूं कह दें कि मध्य प्रदेश राज्य की कोटा जिले के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? जगह दे रखी है जोधपुर, बांसवाड़ा, माउंट आबू और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अधिकांश बच्चों का उत्तर होना चाहिए वैसे बांसवाड़ा, परंतु क्या कर्क रेखा जैसा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से गुजरती है, तो क्या उसका तात्पर्य ये है कि वहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी ही पड़ेगी? आइए एक बार इसको अपन देखते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और
ये भी पृथ्वी है। पृथ्वी इस तरह से अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इसी का परिणाम है कि ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। यहाँ पर भी ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। और बीच में भूमध्य या विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। और इधर भी ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा। अब देखना है कि सूर्य की किरणें इस स्थिति में यहाँ पर सीधी पड़ेगी और इस स्थिति में यहाँ पर सीधी पड़ेगी। और ये स्थिति है प्रति वर्ष 21 जून की और ये है 22 या 23 दिसंबर की। यानी कि 21 दिसंबर को या 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। पर जिस दिन कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी उस दिन चाहे भूमध्य रेखा हो या मकर रेखा हो, वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़नी है। इवन की कर्क रेखा के ऊपर के भी जो अक्षांश है, जो जो हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। 21 जून को केवल और केवल कर्क रेखा पर ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी और इसी प्रकार 22 या 23 दिसंबर को केवल मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। मकर रेखा से चाहे हम नीचे उच्च अक्षांशों की ओर जाएं और चाहे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांशों की ओर बढ़े, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। इसका मतलब वर्ष भर न तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और न ही मकर रेखा पर। दुनिया में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वर्ष भर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़े, इवन की बांसवाड़ा भी नहीं। जैसे ये हमारा राजस्थान है और जैसा कि आप जानते हैं ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। और ये बांसवाड़ा जिला आया हुआ है और ये डूंगरपुर। और यहाँ पर सूर्य की किरणें केवल 21 जून को ही सीधी पड़ेगी और उसके बाद में सूर्य की किरणें वापस तिरछी होनी प्रारंभ हो जाएगी। यानी इनमें से ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़े। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष भर, पूरे वर्ष कहीं पर भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि चूंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से गुजर रही है, परंतु बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में भी कर्क रेखा पर 21 जून को ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी और उसके बाद में वापस सूर्य की किरणें नीचे की ओर सीधी पड़नी शुरू हो जाएगी और तब यहाँ पर तिरछी ही पड़ेगी। क्योंकि जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी उस दिन कर्क रेखा पर बिल्कुल तिरछी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पुनर्गठित राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना? क्वेश्चन है कि कौन सी तिथि को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना है, न कि राजस्थान का निर्माण कब हुआ या राजस्थान का पुनर्गठन कब हुआ। जहां तक 30 मार्च 1949 की बात है, इस दिन बृहत्तर राजस्थान अस्तित्व में आया था।
और इस दिन पहली बार जयपुर को राजधानी बनाया गया था और पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री जी की नियुक्ति की गई। बृहत्तर राजस्थान के रूप में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई चूंकि इस स्थिति को अस्तित्व में आ चुकी थी, इसीलिए इस स्थिति को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। रही बात 1 नवंबर 1956 की, तो इस दिन डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राजस्थान में भी कुछ अनुशंसाएं की गई और उसी के अनुरूप अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला लिया गया और इसी प्रकार आबू देलवाड़ा बम्बई प्रांत से वापस राजस्थान को मिला। कोटा का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा राजस्थान में शामिल किया गया। इन परिवर्तनों के साथ हमारा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। ये वर्तमान स्वरूप की तिथि है जिसे हम पुनर्गठित राजस्थान के रूप में जानते हैं। पर क्या इस दिन राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना? नहीं बना। रही बात अगली तिथि की, तो इसका कोई हमारे लिए विशेष महत्व नहीं है, परंतु 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ और मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य बनाया गया और इन परिवर्तनों के कारण मध्य प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था वो राजस्थान से भी छोटा हो गया और तब राजस्थान को ये गौरव हासिल हुआ कि वो भारत का सबसे बड़ा राज्य इस स्थिति को बन गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 1 नवंबर सन 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 को राजस्थान में बिना कोई सीमा का या राजनीतिक परिवर्तन हुए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया, क्योंकि जो सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था उसका विभाजन कर दिया गया, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सबसे छोटी और वो भी केवल अंतर्राज्यीय सीमा है? सबसे छोटी केवल अंतर्राज्यीय सीमा आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वैसे बाड़मेर जिले की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। कैसे? ये हमारा राजस्थान और ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के रूप में जानते हैं। आप भली भांति परिचित हैं कि श्री गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर जिले के ब्राह्मणों की ढाणी या बाखासर या शाहगढ़ तक 1070 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। 4 जिले इस सीमा को टच करते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जहाँ तक बाड़मेर जिले की बात है, बाड़मेर जिले की केवल 14 किलोमीटर लंबी सीमा अंतर्राज्यीय है। और 228 किलोमीटर लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाड़मेर जिले की केवल अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, जबकि वो प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे छोटी केवल अंतर्राज्यीय सीमा। तो हमें ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा जिले की जो सीमा है जो कि मध्य प्रदेश को लगती है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ आया हुआ है और ये वापस यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आया हुआ है।
ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़, वापस यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आया हुआ है, और बीच में पड़ता है भीलवाड़ा। ये यहाँ पर भीलवाड़ा आया हुआ है। यहाँ पर केवल 16 किलोमीटर लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ है। यानी सबसे छोटी केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है वो भीलवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि मावट किन फसलों के लिए उपयोगी है? जैसा कि आप जानते हैं कि मावट की वर्षा जो है वो शीतकाल में होती है, और वे फसलें जो शीतकाल में बोई जाती है और होली के आसपास काट ली जाती है, उन्हीं को लाभ मिलेगा मावट की वर्षा का। और वो फसलें होती है रबी की फसलें। और जो इनमें से जोड़े दिए गए हैं, इनमें से केवल जौ और चना वो फसलें हैं जो मावट की वर्षा से लाभ प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्दावली का कई बार प्रयोग किया जाता है, वो है रेंगती हुई मृत्यु। ये शब्दावली किस घटना के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शंस में अरावली पहाड़ियों में खनन कार्य के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं रोजाना अखबारों में भी आता है कि अरावली में अवैध खनन हो रहा है, कई जगह से अरावली बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से अवैध बजरी का भी खनन हो रहा है, कई नदियों के पेटों में अत्यधिक गहरे गड्ढे बना दिए गए हैं और अवैध रूप से बजरी निकाली जा रही है। तीसरा है मिट्टी अपरदन के लिए, और आखिरी है वर्षा की कमी से नदी नालों के सूखने के लिए। रेंगती हुई मृत्यु जो है, मिट्टी जो धीरे धीरे अपरदित हो रही है, उसकी ऊपर की जो उपजाऊ परत खत्म हो रही है, उसके लिए काम में लिया जाता है। तो रेंगती हुई मृत्यु का संबंध मिट्टी अपरदन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से जिले फ्लोराइड की कमी के कारण दंत एनामल की समस्या से ग्रसित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः प्रश्न ये आते हैं कि फ्लोराइड की समस्या वाले जिले कौन से, और जहाँ कहीं भी फ्लोराइड अधिक होता है वहाँ पर उबड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, हड्डी से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु यहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता नहीं, बल्कि प्रश्न पैदा हो रहा है फ्लोराइड की कमी। यदि फ्लोराइड की अधिकता का प्रश्न बनता तो उसके लिए तो आप जानते हैं भली भांति कि अजमेर और नागौर, जिसे कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। परंतु यहाँ पर फ्लोराइड की समस्या वाले स्थानों से तात्पर्य है। तो ध्यान रखना, राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये वाला भाग, ये फ्लोराइड की कमी वाला भाग है। फ्लोराइड की कमी, और इससे छोटे बच्चों के भी दांत जो है उनका एनामल खत्म हो जाता है और दांत खराब हो जाते हैं। जबकि फ्लोराइड की अधिकता वाला जो बेल्ट था वो ये वाला बेल्ट है। ये फ्लोराइड की अधिकता वाला क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः आपका नागौर और अजमेर जिला आता है, और इसी को कहा जाता है कुबड़ पट्टी, क्योंकि हड्डी में विकार उत्पन्न होने से, रीढ़ की हड्डी में विकार उत्पन्न होने से कुबड़ उत्पन्न हो जाता है, लोग झुक जाते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पाती। और जबकि फ्लोराइड का कमी का प्रदेश है मुख्यतः हाड़ौती प्रदेश, जिनमें कोटा,
झालावाड़, बारां और मुख्यतः बूंदी जिले शामिल हैं। कुछ कुछ समस्या चित्तौड़गढ़ वगैरह के भी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ को भारत की ओर लाने में महत्वपूर्ण है। पहला जेट पवनें, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी पवनें, तीसरा उत्तरी पूर्वी पवनें और चौथा है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात। आइए देखते हैं। ये भूमध्य रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अरबियन प्रायद्वीप और ये हमारा भारत। और ये है भूमध्य सागर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ, चूंकि ये भारत का पूर्व है और ये पश्चिम है, तो इधर से जो विक्षोभ आएंगे, और विक्षोभ का मतलब क्या है? विक्षोभ का मतलब है जो वायुमंडल में ऐसी गतियां जो सामान्य नहीं हो, वायुमंडल का एक तरह से गुस्सा, विक्षोभ, और वो होता है चक्रवात और प्रति चक्रवात के रूप में। चक्रवात और प्रति चक्रवात यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के रूप में। और ये चक्रवात और प्रति चक्रवात सामान्यतः उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर पर, और इनका प्रवेश भारत में पश्चिम दिशा से होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। पर हमारा प्रश्न ये है कि इनको भारत की ओर कौन लाता है? रही बात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात, तो यहां से तो ये चक्रवात पहुंचेंगे नहीं, तो इनमें से क्या आंसर हो सकता है? रही बात दक्षिणी पश्चिमी पवनें, तो दक्षिणी पश्चिमी पवनें तो ये वाली है। ये भला कैसे ला सकती है पश्चिमी विक्षोभ को? सी ऑप्शन है हमारा उत्तरी पूर्वी पवनें, और उत्तरी पूर्वी पवनें इस तरह से आती है। और आखिरी हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है जेट पवनें। शीतकाल के समय इस भाग पर शीतकाल के समय हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर जेट प्रवाह या जेट पवनें मौजूद होती है। और जेट पवनें वो पवनें हैं जिनका संबंध नीचे के वायुमंडल से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बल्कि ये लगभग 9 से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपरी स्थलों पर बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होती है, और इनकी स्पीड लगभग 150 से 300 किलोमीटर की होती है। और इन्हीं पवनों का प्रभाव माना जाता है भारत में पश्चिमी विक्षोभों को लाने के लिए, जो कि भारत के पश्चिम से आते हैं। और इन विक्षोभों का जो उत्पन्न होने की क्रिया होती है वो भूमध्य सागर पर होती है, और इनमें जेट पवनों का महत्वपूर्ण योगदान है, और वो भी पश्चिमी जेट पवनों का। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग दिए गए प्रमुख और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। पहला है सीमेंट, सामने दे रखा है मोडक। मोडक जो है वो कोटा में है, और वहाँ पर सीमेंट का बड़े बड़े कारखाने मौजूद हैं, जैसे मंगलम सीमेंट का भी है। तो ये सही जोड़ा है, बिल्कुल। मोडक में सीमेंट के कारखाने हैं। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, गड़े पान जो है ये भी कोटा में है, मोडक भी कोटा में, और गड़े पान भी, गड़े पान, ये गड़े पान है। और गड़े पान में निजी क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध उर्वरक कारखाना है, और उसे कहते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड।
चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। तो ये गढ़ेपान में स्थित है, इसका मतलब ये जोड़ा भी सही है। अब अगला है ग्लास उद्योग यानी कांच उद्योग। लीलवानी जो है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है और लीलवानी जो है मैंगनीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। लीलवानी, नरड़िया, सागवा, ये जो बांसवाड़ा जिले के स्थल है ये मैंगनीज के लिए जाने जाते हैं, यानी ग्लास उद्योग का संबंध लीलवानी से नहीं है, यानी ये जोड़ा गलत है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ग्लास उद्योग या कांच उद्योग मुख्यतः धौलपुर जिले में अवस्थित है, क्योंकि वहां पर उससे संबंधित रॉ मटेरियल, विशेष प्रकार की बालू का मिट्टी वगैरह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसीलिए कांच उद्योग मुख्यतः धौलपुर जिले में है। और आखिरी जोड़ा है तांबा खेतड़ी। ये तो विश्व विख्यात है, खेतड़ी तो झुंझुनू जिले का तांबे के शोधन के लिए भी फेमस है, तांबे के खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार, व्लादिमीर कोपेन का नाम आपने सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध जलवायु वेता थे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर किस प्रकार की जलवायु मिलती है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? एक बार हम दृष्टिपात करते हैं व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर। ये हमारा राजस्थान है और जो व्लादिमीर कोपेन ने वर्गीकरण किया है उसके अनुसार ये वाला प्रदेश BWHW प्रदेश कहलाता है, जिसे हम शुष्क मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं। BWHW का तात्पर्य है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ये जो प्रदेश है ये BSHW प्रदेश कहलाता है, जिसे हम अर्ध शुष्क जलवायु या स्टेपी जलवायु भी कहते हैं। और ये जो प्रदेश है ये AW प्रदेश कहलाता है और इसे हम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। और बाकी बचा हुआ प्रदेश, ये वाला भाग, इसे CWG प्रदेश भी कहा जाता है और इसे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। परंतु हमारा प्रश्न है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जो कि ये वाला प्रदेश है, ये यानी ये वाला भाग कोपेन के वर्गीकरण के किस भाग में आ रहा है? वो इस भाग से संबंधित है, यानी BWHW यानी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत आता है। यानी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले इसका भाग हैं BWHW जलवायु प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों से संबंधित प्रश्न है और पूछा गया है कि राजस्थान में किस काल की चट्टानों में तेल गैस के भंडार पाए जाते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी, चतुर्थक यानी क्वार्टरनरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी,
तृतीयक यानी टर्शियरी। मैं एक बार शॉर्ट में ये पीरियड के नाम क्या क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला काल है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक ये प्राइमरी एरा कहलाता है। दूसरा है मेसोजोइक, ये सेकेंडरी एरा कहलाता है, द्वितीयक युग। तीसरा है सेनोजोइक, बस यही हमारा टर्शियरी काल कहलाता है, तृतीयक युग। और चौथा है नियोजोइक, इसे ही चतुर्थक युग कहा जाता है। सेनोजोइक काल के अंतर्गत जो छोटे छोटे पीरियड आते हैं जैसे इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, ये काल सामूहिक रूप से टर्शियरी काल कहलाता है। और यही वो काल है जिस समय के जमावों के अंदर केवल राजस्थान में ही नहीं, विश्व के कई क्षेत्रों में जो इस काल के जमाव है, क्योंकि इस काल के दौरान पृथ्वी पर भारी उथल पुथल मची और बड़ी संख्या में वनस्पति जमीन के नीचे दब गई। और उसी का परिणाम है कि आज हमें तेल गैस के भंडार ऐसे क्षेत्रों में प्राप्त हो रहे हैं। यानी यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो है तृतीयक युग या टर्शियरी युग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कई बार अखबारों में भी आता है। जब भी राजस्थान में कोई तेल गैस के भंडार नए खोजे जाते हैं तो सामान्यतः ये लिखा हुआ होता है कि टर्शियरी काल के जमावों में फला स्थान पर तेल की उपलब्धि हुई है या तेल मिलने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? अर्थात राजस्थान के जो प्राकृतिक विभाग है उनमें से किस प्राकृतिक विभाग का ये उपविभाग है? लूनी बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, बनास बेसिन का या उपर्युक्त सभी का? आइए देखते हैं। ये हमारा राजस्थान और ये अरावली पर्वत श्रृंखला, इसमें दे रखा है पहला लूनी बेसिन। ये लूनी नदी नाग पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात में जाके आगे कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और ये पूरा का पूरा लूनी बेसिन कहलाता है। जबकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है मालपुरा और करौली, जबकि करौली यहाँ है और ये मालपुरा है, तो इसका मतलब लूनी बेसिन इसका सही उत्तर नहीं है। अगला है बाणगंगा बेसिन। ये बाणगंगा नदी है, ये बाणगंगा नदी अजमेर में जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकल रही है और ये भरतपुर होते हुए आगे जाके उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। हालांकि ये नदी भी पिछले कई वर्षों से यमुना में नहीं मिल पाती है बल्कि भरतपुर के मैदानों में विलुप्त हो जाती है, तो इसका संबंध भी करौली मालपुरा के मैदान से नहीं है। तीसरा ऑप्शन है। अगर ये दो नहीं है तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, पीछे ऑटोमेटिकली बच गया बनास बेसिन। ये बनास नदी और ये आगे जाकर सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में, रामेश्वर एक जगह है वहां पर चंबल में मिल जाती है। और ये जो भाग है ये पूरा का पूरा प्रदेश बनास और उसकी सहायक नदियों का प्रदेश है, बस यही कहलाता है बनास बेसिन। और ये बनास बेसिन दो भागों में विभाजित है। ये वाला भाग जो बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग है
ये करौली मालपुरा का मैदान कहलाता है। करौली मालपुरा का मैदान ये बनास बेसिन का एक भाग है, जबकि दक्षिण वाला भाग, ये वाला भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। दूसरा भाग, पहला भाग करौली मालपुरा का मैदान और दूसरा मेवाड़ का मैदान। तो इसका एक सीधा सा तात्पर्य हुआ कि करौली मालपुरा का जो मैदान है वो बनास बेसिन का ही एक भाग है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विभिन्न पशुओं की किस नस्लों से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ पशु दिए गए, ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नस्ल है। बारी बारी से देखते हैं कौन से पशु की नस्ल सही है, हो सकती है, कौन सी हो सकती है। जैसे ऊंट है, तो आप लोग भली भांति परिचित हैं कि ऊंट जो है राठी नस्ल का नहीं होता है, बीकानेरी बिल्कुल होता है, मगरा नहीं होता है और झकराना भी नहीं होता है, यानी ऊंट की नस्ल है बीकानेरी। तो ऊंट का सही जवाब है 2। रही भेड़ की नस्ल, तो भेड़ राठी नस्ल की नहीं होती, राठी नस्ल की गाय प्रसिद्ध है, बीकानेरी ऊंट हो चुका है। तो भेड़ जो है वो मगरा नस्ल की होती है, क्योंकि झकराना भी जो है वो बकरी की नस्ल है। तो भेड़ के लिए सही नस्ल जो है वो 3 नंबर यानी मगरा। अब आई बात बकरी की, तो जैसा मैंने अभी बताया झकरानी जो है ये बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। अलवर जिले का एक गांव है झकराना। अब राजस्थान सरकार का एक पब्लिकेशन है सुजस संचय, बहुत ही श्रेष्ठ और उम्दा किस्म की बुक है, कंपटीशन में बहुत ही उपयोगी, आप लोगों को उसे देखना चाहिए। एक पूरा लेख केवल और केवल झकराना नस्ल पे लिखा गया है। इस नस्ल की ये विशेषता है कि ये नस्ल केवल और केवल अलवर जिले तक ही सीमित है। यदि कोई पशुपालक इस नस्ल की बकरी को वहां से खरीद कर कहीं दूर अपने क्षेत्र में ले जाए, वो मारवाड़ आ जाए, वो जैसलमेर चला जाए या वो हाड़ौत में चला जाए, तो वहां पर वो बकरी उपयोगी नहीं है, बीमार पड़ जाती है। और इसीलिए इस समस्या को देखते हुए जो ही झकरानी नस्ल की बकरी का जन्म होता है, पशुपालक या बकरी का मालिक उस नस्ल की बकरी के कानों को एक विशेष तरीके से कट लगा देता है, ताकि ये पता चल जाए कि ये झकरानी नस्ल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है, यानी ये जो नस्ल है ये बकरी की नस्ल है। और रही बात गाय, तो ये तो सर्वविदित है, राठी जो है इसे कामधेनु भी कहा जाता है और राठी गाय की नस्ल है। यानी कि ए का जवाब 2 होना चाहिए और वो यहाँ पर दिया गया है 2 जगह, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बी का जवाब 3 होना चाहिए, वो भी दोनों जगह है। और सी का जवाब 4 होना चाहिए, वो केवल यहाँ है। और गाय का 1 यानी डी का 1 तो है ही, यानी इसका सही जवाब होगा सी। अच्छा प्रश्न है, विशेष करके झकराना जो है ये अलवर जिले की नस्ल है बकरी की, और इसके जो कान है एक विशेष शैली में काट दिए जाते हैं ताकि उसकी पहचान कायम रहे और कोई पशुपालक उसे दूर, अलवर से दूर न ले जाए। न मालूम क्यों वहाँ की एक विशेषता है कि वहीं पर इस बकरी का विकास जो है सर्वांगीण तरीके से हो पाता है, वो स्वस्थ रह पाती है। एक अच्छा प्रश्न है भविष्य के लिए। अगला प्रश्न, ये भी सुमेलन से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। और एक तरफ दी गई है अरावली के भाग दिए गए, अरावली के प्रदेश, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, जबकि दूसरी और कुछ पर्वत चोटियां दी गई है ऋषिकेश, तारागढ़ और भानगढ़। इनका सुमेलन करना है।
सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये चोटियां कहाँ कहाँ आई हुई है, ताकि इनका सुमेलन करने में आसानी रहेगी। ऋषिकेश जो चोटी है ये उदयपुर जिले की चोटी है, और बता दूं मैं आपको, इसकी ऊंचाई 1017 मीटर है। रही बात तारागढ़, बहुत ही फेमस चोटी है, और ये है अजमेर जिले की चोटी, और ये 870 मीटर ऊंची है। और भानगढ़ जो है ये अलवर जिले की चोटी है, और इसकी ऊंचाई मात्र 649 मीटर है। तो हमें ये पता चल गया उदयपुर, अजमेर, अलवर उत्तरी अरावली, यानी अलवर जो है उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है, तो ए के लिए सही मैचिंग है 3 का। मध्य अरावली, बिल्कुल अजमेर जिला मध्य अरावली में आता है, यानी तारागढ़ जो है वो मध्य अरावली की चोटी है, तो इसके लिए तो ये बिल्कुल सुमेलित है। और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत उदयपुर जिला आता है इनमें से, यानी ऋषिकेश चोटी जो है वो दक्षिणी अरावली में है, तो सही जवाब ए के लिए 3 होगा, यानी ए के लिए 3 यहाँ है, बी के लिए 2 होगा, वो भी यहाँ है, और ये 1, यानी हमारा सही जवाब होगा 4। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस सीमावर्ती जिले से पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा स्पर्श करती है? नक्शे में देखते हैं इसे। ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा, जिले नहीं, 2 प्रांतों की सीमा कौन कौन से? यहाँ पर आया हुआ है पंजाब, और दूसरा प्रांत पाकिस्तान का यहाँ आया हुआ है सिंध। सिंध प्रांत के 6 जिले और पंजाब के 3 जिले राजस्थान की बॉर्डर को टच करता है। पर वो प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस सीमावर्ती जिले से पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा स्पर्श करती है, तो ये दोनों प्रांतों की सीमा कहाँ लगेगी? और आपको पता है ये यहाँ से, ये पंजाब है इधर, और यहाँ पर सिंध आया हुआ है, और यहाँ पर पड़ता है जैसलमेर जिला। ये जैसलमेर जिला है, और ये श्री गंगानगर है, ये यहाँ पर बीकानेर जिला आया हुआ है, और ये यहाँ पर बाड़मेर जिला आया हुआ है। और पाकिस्तान के इन दोनों प्रांतों की बॉर्डर यहाँ पर आई हुई है, यानी श्री गंगानगर के साथ केवल पंजाब की सीमा टच कर रही है, बीकानेर के साथ केवल पंजाब की कर रही है, परंतु जैसलमेर के साथ यहाँ सिंध की सीमा टच कर रही है, और इधर पंजाब की भी कर रही है, जबकि बाड़मेर जिले के साथ केवल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा छू रही है। तो हमारा जवाब यहाँ पर होगा सही, जैसलमेर। अच्छा प्रश्न है, भविष्य में कभी भी पूछा जा सकता है, अब तक तो कभी ऐसा प्रश्न नहीं बना है, जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस विद्वान के अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज यानी रोम्बस है? राजस्थान पूर्ण रूप से चतुर्भुज नहीं है, हम इतनी बार अभी नक्शे को यहाँ पर देख चुके हैं। ये हमारा राजस्थान, इसके यदि हम चारों कोनों को मिला लें तो अवश्य ही एक चतुर्भुज बनता है।
परंतु चूंकि इसकी सभी सीमाएं एकदम सीधी सपाट नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसे चतुर्भुज न कहकर विषम कोणीय चतुर्भुज यानी रोम्बस कहा गया है। और सबसे पहले इस आकृति को बताने वाले थे टी.एच. हैंडले। हालांकि ए.एम. हेरोन का भी राजस्थान के चट्टानी विश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हॉर्नवेट जो है ये जलवायु से संबंधित इन्होंने महत्वपूर्ण एनालिसिस किया है। और टी.एच. हैंडले ने भी राजस्थान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। टी.एच.डी. लॉर्ड टॉर्शे भी राजस्थान के क्षेत्रीय विभाजन और यहाँ की भौतिक बनावट के संबंध में विशेषज्ञतापूर्ण लेख प्रकाशित कर चुके हैं। तो इनमें से केवल विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति बताने वाले पहले जो विद्वान है वो टी.एच. हैंडले। अगला क्वेश्चन, किस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई है? बहुत ही सिंपल सा और सीधा सपाट प्रश्न है, कोई बहुत ज़्यादा इसे समझने की आवश्यकता नहीं है। उदयपुर जिले की जयसमंद झील जो है इससे ये दो नहरें निकाली गई है। लगभग 350 किलोमीटर की लंबाई है इन नहरों की। इसका मतलब ये भी हो गया कि जयसमंद से सिंचाई सुविधा भी आसपास के गांवों को प्राप्त होती है। तो श्यामपुरा भाट नहर इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है कि ये नहरें कौन सी झील से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? हम लोग रात दिन पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो प्राकृतिक विभाजन है कई विद्वानों ने वैसे किया है। उन्हीं में से प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब भी हैं, आर.एल. सिंह साहब भी हैं, ए.के. सेन साहब भी हैं। जो परंपरागत वर्गीकरण प्रचलन में है उसके अनुसार राजस्थान 4 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से। ये मध्य की अरावली पर्वत श्रृंखला, ये पूरा प्रदेश पश्चिमोत्तर थार का मरुस्थल कहलाता है। और ये वाला प्रदेश हाड़ौत का पठार कहलाता है, दक्षिणी पूर्वी। और बाकी शेष बचा हुआ प्रदेश ये उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान है। ये तो राजस्थान का जो परंपरागत वर्गीकरण है उसके अनुसार ये 4 प्राकृतिक विभाग हुए। 1, 2 अरावली, तीसरा उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी हड़ौत का पठार। अब ये पूछा गया है कि वीसी मिश्रा साहब ने कितने प्राकृतिक विभागों में राजस्थान को बांटा है। मैं ये भी बता दूं कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन प्रस्तुत किया। सबसे पहले विद्वान है जिन्होंने राजस्थान की प्राकृतिक बनावट का एक सुनिश्चित विभाजन प्रस्तुत किया। और उन्होंने राजस्थान को सामान्यतः जो परंपरागत वर्गीकरण जो कि 4 भागों का है, उन्होंने 4 की बजाय राजस्थान के 4 प्राकृतिक विभाग बताए। कौन कौन से?
ये पहला भाग है, इसको नाम दिया गया है नहरी सिंचित प्रदेश। प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने ये पहला भाग बताया नहरी सिंचित प्रदेश के रूप में, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और मोटे तौर पर उत्तरी पूर्वी बीकानेर शामिल है। दूसरा भाग ये वाला प्रदेश, इसे पश्चिमी शुष्क प्रदेश कहा गया है। तीसरा प्रदेश ये संपूर्ण प्रदेश, जिसे अर्ध शुष्क प्रदेश कहा गया है। हमने परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत इस पूरे प्रदेश को अर्ध शुष्क कहा है, और उनके अनुसार केवल अगर गंगानगर हनुमानगढ़ का ये भाग हटा दिया जाए तो बाकी पूरा प्रदेश, यानी ये शेखावाटी अंतःप्रवाह का प्रदेश, ये वाला नागौरी उच्च प्रदेश और शेष भाग है लोनी बेसिन, इन तीन उप विभागों को मिलाकर इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया उसके अनुसार ये अर्ध शुष्क मैदान है। उन्होंने अरावली को केवल यहाँ तक सीमित रखा है, ये अरावली का प्रदेश बताया गया है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये संपूर्ण प्रदेश जो कि एक तरह से वागड़ प्लस हाड़ौत है, इसको उन्होंने दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश की उपमा दी है। और ये वाला प्रदेश चंबल बीहड़ के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया है। और बाकी बचा हुआ प्रदेश जो कि ये वाला भाग है, ये मोटे तौर पर इस उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान का एक खंड है। इसको उन्होंने उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश की उपमा दी है। और इस प्रकार से उन्होंने जो राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन किया है उसके अनुरूप ये 5, ये 6 और ये 7, ये 7 प्राकृतिक विभाग हैं। परंपरागत वर्गीकरण में 4 प्राकृतिक विभाग हैं, जबकि प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब के अनुसार राजस्थान को उन्होंने 7 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। और इसको उन्होंने नाम भी दिया है भौगोलिक, सांस्कृतिक, भूदृश्य। ये जो 7 प्रदेश हैं जो राजस्थान के प्राकृतिक विभाग हैं, उनकी नज़र में ये केवल भौगोलिक प्रदेश नहीं है, बल्कि भौगोलिक सांस्कृतिक भूदृश्य है, यानी जहाँ की कल्चरल और जियोग्राफिकल समानता है। तो इस प्रकार प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब का पहला योगदान तो इस बात के लिए है कि उन्होंने पहली बार राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन किया। उसके बाद में अन्य विद्वानों ने अपने प्रयोग किए। जहाँ परंपरागत वर्गीकरण राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटता है, वहीं प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब का वर्गीकरण राजस्थान को 7 प्राकृतिक विभागों में बांटता है, और प्रत्येक विभाग को उन्होंने नाम दिया है भौगोलिक, सांस्कृतिक, भूदृश्य। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न इनमें से बन सकता है, बल्कि कई प्रश्न इस एक मैप में से बन सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को कर्क रेखा को काटती है? प्रत्येक प्रश्न को बड़े सावधानी से पढ़ें।
मैं क्लास में भी कई बार बच्चों को ये पूछता हूँ, तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, शटाक से आंसर आता है माही नदी। आइए देखते हैं। ये हमारा राजस्थान, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मऊ के निकट विंध्याचल की जनापाव पहाड़ियों से निकल रही है। एक माही नदी ये मेहद झील से निकल रही है और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में विलीन हो रही है। तीसरी नदी साबरमती नदी, ये उदयपुर जिले की पहाड़ियों से निकल रही है और ये भी आगे जाके खंभात की खाड़ी में गिर रही है। और ये रही कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा इन तीनों नदियों को काट रही है। पर चूंकि रात दिन हम पुस्तक में पढ़ते हैं कि माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, और हम कहीं ये न पढ़ते हैं कि चंबल नदी को कर्क रेखा 1 बार काटती है या साबरमती नदी को 1 बार काटती है या काली सिंध को काटती है। हम कभी ये पढ़ते ही नहीं है, तो वो दिमाग में एकदम से फिट हो जाता है कि माही नदी को कर्क रेखा काटती है। गौर से पढ़िएगा, कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों ही नदियां हैं। उपर्युक्त सभी है, कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है? ये तीनों ही काटती है। अगर पूछे कि 2 बार कौन सी नदी काटती है, तब जवाब माही होगा। यानी ये चंबल नदी है, ये माही नदी है और ये साबरमती है। प्रश्नों को बड़ा सावधानी से पढ़ें और भूगोल सारा खेल नक्शों का है। कोई अच्छी एटलस का सदुपयोग करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बरखान कहाँ निर्मित होते हैं? शायद आप लोग परिचित होंगे कि बरखान होता क्या? बरखान जो है एक बालू का स्तूप है। कैसा? ये जो है बरखान है। ये बरखान बालू का स्तूप है। अब ये कहाँ निर्मित होते हैं? लूणकरण सर, सूरतगढ़ ओसियां, पोखरण, शिवगंज, पाली, पीलीबंगा, पीसांगन, खाटू, रावतसर, कुचामन, पुष्कर। इस स्थान का तो कोई लेना देना बरखान के दृष्टिकोण से है ही नहीं। प्रश्न बहुत ही ये सीधी किस्म का है। लूणकरण सर यानी बीकानेर जिले में, सूरतगढ़ यानी श्री गंगानगर जिले में, और ओसियां यानी जोधपुर जिले। ये 3 वो जगह हैं जहां पर व्यापक रूप से बरखान देखे जा सकते हैं।
बरखान जो है अर्ध चंद्राकार स्वरूप लिए हुए इस तरह का होता है और इनकी ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है और इनकी चौड़ाई सामान्यतः 100 से 200 मीटर तक होती है। फिर भी कहीं कहीं बरखान 50 मीटर ऊंचे तक भी पाए जाते हैं और तब उनकी चौड़ाई जो है 500 मीटर तक भी होती है। तो बरखान की जो मुख्य स्थली है वो बीकानेर जिले में लूणकरणसर, श्री गंगानगर जिले का सूरतगढ़, जोधपुर जिले में ओसियां। रावतसर और कुचामन और पुष्कर। रावतसर में तो हालांकि अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं और कुचामन की पहाड़ियों और मुख्यतः पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर, यहाँ पर जो है अवरोधी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जो कि पहाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं और ये एक ही स्थान पर स्थायी हो जाते हैं। परंतु जो बरखान प्रकार का जो बालू का स्तूप है ये गतिशील होता है। आज यहाँ है, कल कहाँ होगा पता नहीं, ये हमेशा आगे बढ़ता है, वायु की दिशा में आगे प्रस्थान करेगा और यही कारण है कि इनमें नवीन मिट्टी होती है और जब नित नए बनेंगे तो उनमें वनस्पति उगने का कोई चांस नहीं होता, यानी इनमें वनस्पति नहीं पाई जाती है, पेड़ पौधे वगैरह इनकी कोई अस्तित्व इनमें नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न, चलिए 20 प्रश्न थे, समाप्त हो चुके हैं। हमने अपनी कोशिश से कुछ प्रश्नों को चुना जो कि भविष्य के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। दीक्षा क्लासेस का ये प्रयास है कि हम आपको बहुत ही शुद्ध और सरल सामग्री प्रस्तुत करें। कैसा लगा हमारा प्रयास? हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। बहुत ही जल्दी हम इसकी अगली श्रृंखला का अगली कड़ी लेके प्रस्तुत हो रहे हैं। न केवल भूगोल बल्कि कला, संस्कृति, विज्ञान, इतिहास सभी से संबंधित श्रृंखलाएं आपके सामने समय समय पर आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।